जिक्र करते हैं, लेकिन ये कहानी ऐसी है तो मतलब ये तो लग रहा है जैसे बहती ही जा रही, एकदम सरल सहज, बिल्कुल मन में भंडारी है, मन में भंडारी है। सच में उनके लिए हम क्या लिखें, क्या विचार अपने व्यक्त करें? क्योंकि आप अच्छा लिखती हैं, लिखा होगा आपने ऐसी बात नहीं, आज नहीं लिखा, थोड़ा आज नहीं लिखा आपने। हाँ। आप अच्छा लिखती है तो आप नहीं लिखा, आप लगातार अच्छा लिख रही है। मैं ये बात अच्छी लगती थी कि आप हमें ईर्ष्या हो रही थी कि देखो मैडम तो लिख लेती है। मुझे भी बोला था लिख के लिया ना, मुझे घबराहट हो रही, तो मैं कहा लिख के लिया। आज वो 2 दिन से थोड़ा आपके पीछे सारी बात लेके करते हैं कि मैडम लिखती है, अच्छी बात है। मतलब लिखने से क्या है कि आपके विचार ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हाँ, वो फिर क्या उस वक्त याद नहीं आते आपको, जो सोच सारे पॉइंट्स याद नहीं आते। रात को बैठ के फिर आप थोड़ा सा लिखते हो, थोड़ा बहुत। हाँ, रफ करा है। हाँ, ये आप करेंगे, शुरुआत ये कर देते हैं, फिर आप रफ ही सुनेंगे। और मैंने जो फेसबुक पर पोस्ट लगाई थी वो सुनाऊंगा। अच्छा, वो भी ठीक पोस्ट है। अच्छा, आपने कौन सी पोस्ट लगाई थी? चलिए, आप तो सुन ही लें, वही अच्छी बात है। हाँ। नहीं, मैं पढ़कर भी आई। पढ़कर के वो लेके आए, किताब लेके बताओ ना। उनका था क्या? चलिए, कहानी का जो शीर्षक है अन्य बातें, पहले सारांश कर लेते हैं। कहानी का जो समरी है उस पर फिर आगे हम जैसे चर्चा में जैसे हर बार करते हैं वैसे। कहानी 2 पीढ़ियों के टकराहट और 2 पीढ़ियों के बीच में जो जनरेशन गैप है उसको बताने की लेखिका ने एक कोशिश की है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब समाज को देखने का नज़रिया होता है, चाहे जीवन जीने का नज़रिया हो या प्रेम करने का नज़रिया हो या दोस्ती करने का नज़रिया, उसको रेखांकित करते हुए ये कहानी त्रिशंकु लिखी गई है कि भाई त्रिशंकु का दायरा इतना सीमित नहीं है, त्रिशंकु का दायरा बहुत फैला हुआ है और हर समाज, हर दशक और हर पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी अपने आप में एक त्रिशंकु के खोल में या त्रिशंकु के दायरे में कहीं ना कहीं जद में कैद रहती है और उस जद कैद से कितना बाहर निकल पाती है, नहीं निकल पाती, उसकी जो ऊहापोह है, अंदर की बेचैनी है, छटपटाहट है, उसको चित्रित करते हुए ये दृश्यात्मक कहानी है। और ये मैं शैली की कहानी है। मैं शैली की कहानी तीसरी कड़ी में हम ये कहानी पर बात कर रहे हैं। तीसरी कड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि सविता पाठक की कहानी पर हमने बात की, बावड़ी पर हमने बात की, कविता की, और ये अब त्रिशंकु पर हम बात कर रहे हैं। तीनों ही मैं शैली की कहानी और अलग अलग कालखंड की लिखी हुई कहानियाँ हैं। और इस कहानी में ऐसा है कि बरसाती में शेखर और उसके मित्र मंडली आकर रुक गए हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं वो, और सामने के मकान में तनु रहती है, तनु का परिवार रहता है, और वो जो गली मोहल्ला है वो लालाओं का मोहल्ला है, और लालाओं से बुद्धिजीवियों का सरोकार बहुत ना के बराबर है। वो बुद्धिजीवी वर्ग परिवार है जहाँ पर तनु की पैदाइश है, परवरिश है, और उस परिवार की वो लाडली बेटी भी है, और घर में इतना खुलापन है कि फ्री सेक्स और फ्री लव तक की बातें हो रही है। तो उस घर में आप क्या बात करेंगे और क्या किसी को समझाएंगे, वहाँ पर तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ हर तरह की चर्चा बहस हो रही है, वहाँ पर तो मुझे लगता है कि लालाओं को या मोहल्ले के आते जाते लोगों को 4 चीज़ें सीखने की आवश्यकता होगी। बनिस्बत उनसे हम लोग कुछ ना ग्रहण करें तो वो हमारा नुकसान है, उन लोगों का नुकसान नहीं है, क्योंकि वो लोग तो जिस तरह से कहानी में बताया गया उत्तरोत्तर अपने आप को मांझते जा रहे हैं। पिता का जो दायरा है, बुद्धिजीवी वर्ग लोगों का घर पे आना, चर्चा करना शादी को लेकर, लव को लेकर या समाज को लेकर, और तो वही तनु ने अपने आत्मकथात्मक शैली में अपने मानो अपने आप से संवाद कर रही है वो कि भाई अब ये हो रहा है मेरे परिवार में, अब वो हो रहा है मेरे परिवार में, लेकिन मैं अभी भी द्वंद्व में हूँ कि मेरी माँ कितनी मॉडर्न है या नहीं है, या परंपरा क्या होती है नहीं होती है। क्योंकि मेरे पिता मुझे बहुत खुले विचारों के लगते हैं, लेकिन हमारी एक दूर की दीदियाँ थी, उनके साथ एक समय एक घटना ऐसी घटित हुई जो मैं तो आज भी छोटी हूँ, लेकिन उस समय तो बिल्कुल किसी चीज़ को समझने वाली अवस्था में थी नहीं। उसके बावजूद भी मेरी स्मृति में वो घटना आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है, एकदम दर्ज है, मानो आज ही की बात हो, कोई ज़्यादा समय नहीं बीता हो। तो कि भाई वो किसी से प्रेम में थी, और प्रेम में होने के बाद मेरे पिता का चेहरा, उनकी सारी बातें मानो भर भरा कर गिर गई, और जैसे ताश के पत्ते नीचे भर भरा कर गिर जाते हो या कोई इमारत ढह जाती है।
तो ये आधुनिकता वाकई में किस तरह की आधुनिकता है, और शेखर से जैसे ही उसका लगाव है, जो बरसाती में कुछ युवक में जो प्रमुख युवक जो उनके घर के सामने रहा है, उसमें से एक शेखर नाम का पात्र प्रमुख है। शेखर का घर आना जाना, मम्मी पापा का भोजन और चाय नाश्ते पे उनको घर आने का न्योता देना, उसके बाद बातों का संवाद का सिलसिला विकसित होना, संवाद का सिलसिला विकसित होने के बाद उसको पढ़ाई में मदद करने तक की यात्रा है जो शेखर और तनु की है, तो लेखिका ने अपनी तरह से बताने की कोशिश की है। और वो हर मोड़, हर दौराहे पर अपने आप से और अपनी माँ से संवाद कर रही है। तो क्या किसी से मित्रता करना गुनाह नहीं है, तो मित्रता कब प्रेम में बदल जाए वो भी गुनाह नहीं है माँ। इस तरह से वो संवाद करती जा रही है। और जो आपने 25 में पाया, मैं हो सकता है 15 में दुनिया को देखने की, जो मैं कह रहा हूँ जनरेशन गैप या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो अवधारणाएं होती है या समाज का बदलता स्वरूप होता है, उसमें सही गलत तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि त्रिशंकु के शीर्षक के अनुसार सब अपने अपने त्रिशंकु के दायरे में खोज रहे हैं सही या गलत की परिधि में कितना रेशा हमको साथ लेके चलना है, कितना रेशा छोड़ना है। फिर भी एक कोशिश प्रयास में है कि, लेकिन वो छटपटाहट बेचैनी हमको हमेशा ऐसे लगती है कि भाई ये सही है या मैं सही हूँ या वो गलत है। तो ये पीढ़ियों के जो टकराव की जो कहानी है, मुख्यतः तो ये बात है। रिश्ते नाते, माँ बेटी, बाप बेटी, सहेली, पड़ोसी, सारे रिश्तों की कहानी। आप लिखे, मेरा बहुत कोई बात नहीं, जो भी लिखे हैं। बहुत रात को लिखा, छोड़ दिया कि सवेरे लिखूंगी। सो दिन नींद आ रही थी। इसको आप जोड़ सकते हैं, जितना लिखा उसको। हाँ, हमेशा कहानी की बातें करते करते हम कहानी के भीतर चले जाते हैं। जैसे कहानी में या लेखिका ने क्या समस्या को उठाया है, क्या मुद्दा है, या ऐसा होता है, या ये कहानी ऐसी है। लेकिन इसमें मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत कुछ हो रहा है, घटनाएं भी चल रही हैं, बातें भी हो रही हैं, एक घर भी है, एक चार दीवारी भी है, लेकिन बेहद साधारण और सहज तरीके से सब कुछ होता हुआ सा दिख रहा है, बिल्कुल नेचुरल सा, बहता हुआ सा, बिना किसी रुकावट के। कहानी में 2 स्त्री पात्र हैं जो एक माँ बेटी हैं। उन्हीं के माध्यम से लेखिका ने माँ बेटी के संबंध, पढ़ाई लिखाई, प्रेम, उदारता, करुणा, कठोरता, खुलापन, पुरानी नई सोच, पल पल बदलती सोच, मानसिक अंतर्द्वंद, ये सब इसमें दिखता है, चलता रहता है। संबंधों की एक नई दुनिया को लेखिका ने बहुत व्यापक रूप में दिखाया है। कहानी बेटी के अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से पहले मित्रता, पहले जान पहचान, फिर मित्रता, फिर उसको प्यार में बदल जाना। पहले माँ ने उदारता दिखाते हुए, या यूँ कहें अपने आप को आधुनिक सोच का जामा पहनाते हुए, पहले लड़के को चाय पर बुलाया, मित्रता कराई थी। लेकिन जब ये दोनों करीब आने लगे तो माँ की नींद टूटती है और वो एकदम से रवायती माँ में तब्दील हो जाती है और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती और प्रेम विवाह की हिमायत भी करती है कि मैं कौन सा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी। यहाँ लेखिका ने हर माँ के सहज रूप को उकेरा है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माँ यही कहेगी कि अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, शादी की उम्र में शादी करना, भले ही प्रेम विवाह करो। अंत में हमेशा से चले आ रही पीढ़ियों के द्वंद्व, मध्यम वर्गीय समाज की कहानी नजर आती है। लेखिका ने सारे बिंदुओं को पकड़ा है, कोई बिंदु नहीं बचा होगा जहाँ लेखिका नहीं पहुंची। जैसे कहानी के बारे में बातें करना मुझे मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मन्नू भंडारी के बारे में किताब के लिए मैं क्या बात करूँ, और मैंने सोचा है कि मैं लिखूंगी और वो मैंने छोड़ दिया था। रात को मुझे नींद आ गई थी, बस फिलहाल इतना ही लिखा है मैंने। ठीक है, बड़ी लेखिका है लेकिन अपना कहानी का तो बोलना ही है। हाँ, बोलो। अपनी चर्चा अपनी हाँ। है।
हाँ, ये एंड में तनु कहती इसमें है कोई ना दो राय नहीं है, मंटू भंडारी मेरी भी एक मनपसंद सी है, लेखिका है। बहुत अच्छा। मैं जिसको पसंद करता हूँ उनमें से हाँ। वन ऑफ देम मंटू यही भंडारी। सच है। बल्कि मुझे राजेंद्र यादव से ज्यादा पसंद आ रहे हैं मंटू भंडारी कहानी जो लिखने। मूवी बनी थी ना, स्वीकार किया मैंने, यही सच यही सच है। यही सच है। और रजनीगंधा, हाँ सॉरी, आपका बंटी पर बनी थी। हाँ। स्वीकार किया मैंने, वो आपका शबाना बंटी पर- आजमी और विनोद मेहरा। वो नहीं देखा मैंने जो आप बता रहे हैं, स्वीकार किया। देखिएगा, काफी अच्छा। रजनीगंधा तो देखी हुई है। हाँ हाँ। रजनीगंधा तो बेकार है। देखिए कहानी की जो इन्होंने शुरुआत की है, और तो यदि हम इसको इस तरह से जो मेरे समझ में आया है कि पहले सैद्धांतिक तौर पर कहानी की शुरुआत होती है, विचारों से शुरुआत होती है, और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन व्यवहार में क्या कहानी उसको कितना मतलब व्यवहार में उतर पाती है, उसको वो इस कहानी में देखने लायक है। शुरुआत देखिए इस कहानी की, घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है और साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वही नियम कायदे अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं, और बात यह है बंधु की हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। तो यह है कि सैद्धांतिक तौर पर घर हो चाहे कॉलेज हो चाहे कोई चीजें हो, वहां पर जो एक अनुशासन होता है, वो अनुशासन कितना होना चाहिए, है ना, इसके ऊपर यदि हम सोचें तो हम देखेंगे कि केवल वहां पर रह करके आदमी का विकास नहीं हो सकता, जो सैद्धांतिक रूप से बताया गया है। जब तक आप एक्चुअल में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक्चुअल में लोगों से आपका संवाद नहीं होगा, वार्तालाप नहीं होगा, टकराएंगे नहीं, तब तक जो है वो। अब एक बात तो शुरुआत में इन्होंने ये बात रखी है। फिर दूसरी बात आती है कि इनके घर बहुत ही बुद्धिजीवियों का घर है, क्योंकि जो इसमें दो मुख्य पात्र है, तनु और उसकी मम्मी, यदि देखा जाए, और तनु की मम्मी ने प्रेम विवाह किया है, और बहुत ही मतलब कि कहना चाहिए विद्रोह करके प्रेम विवाह किया है अपने घर से, ये भी अपने को मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर जो है गोष्ठी होती रहती है, और उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जो चीज होती है, सबसे बड़ी जिस पर बहस होती है, वो आधुनिकता पर होती है। आधुनिकता क्या है, और जैसा कि बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने आधुनिकता को समझाने का भी प्रयास किया है इसी लाइन में, कि लीक छोड़ने की बात जो परंपरा है, और हम सभी जानते हैं कि परंपरा ज्यादातर आस्था पर आधारित होती है। उसके पीछे ये ऐसा क्यों है, उसके पीछे लॉजिक कम होता है, रास्ता है कोई। तो अब अपन जैसे किसी को अपनी रोकते भी तो हम क्या कहते हैं, ये चली पूर्वजों से चली आ, इसको थोड़ी मना थोड़ी करते हैं हम, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं देते, या कई बार लॉजिक देखते भी नहीं है, पर चूंकि वो चली आ रही है इसलिए मानते हैं। और आधुनिकता इसी बात का विद्रोह है कि नो, आस्था से विवेक की हो, आप कोई चीज मान रहे हैं तो उसके पीछे आपकी उसके पीछे कारण पता होना चाहिए, उसको जस्टिफिकेशन होना चाहिए उसके पीछे, यूं नहीं कि जो चली आ रही है या जो है। तो इसमें इस बात का भी है कि आधुनिकता की बात कही है। अब जब आधुनिकता की बात चलती है तो उसमें सबसे जो संवेदनशील विषय है वो शादी और प्रेम ही है, इससे बड़ी संवेदनशील विषय नहीं है। और निश्चित रूप से इसी बात को लेकर के ये सैद्धांतिक उन्होंने भूमिका बांध करके और जो है कहानी आगे बढ़ती है। मुझे क्या लगता है कि चेकअप की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, हालांकि कहानी का विषय ये नहीं जो इसमें है, उसमें भी एक पहले सैद्धांतिक वो एक मतलब कि शुरुआत सिद्धांत शुरू होती है और उसको इम्प्लीमेंट व्यवहारिक रूप से करते हैं। वो अपन ने चर्चा कर रखी, मैंने अपने फेसबुक पर चर्चा की, शर्त कहानी जो उनकी है, शुरुआत में सैद्धांतिक ताना बाना बुनते हैं, फिर सैद्धांतिक ताना बाना को व्यवहार में उसको परीक्षण करते हैं। ये कहानी भी वैसे ही है, मुझे लगता है। मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ कहानी को, कि पहले इन्होंने सैद्धांतिक ताना बाना बुना है और फिर इसकी व्यवहारिक परीक्षण करते हैं। और इसमें आगे कहते हैं कि मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं, केवल बहस करते देखा है। जब आप लीक से हटकर के चीजें आती है तो नेचुरल से उसके प्रति आपका ये हमेशा कारण जानने की हमेशा इच्छा रहती है, कि औचित्य प्रतिपादन करते हैं अपनी बात को लेकर के। तो निश्चित रूप से ये एक प्रगति है, ये खुलापन तभी आता है जब उसके हम कार्यों के तह में जाते हैं, बजाय ये कि हम किसी चीज को दिए हुए को मान लें। उसके बजाय हम जब बहस करते हैं, संवाद करते हैं, तो ये कहानी भी कहती है कि यदि आप आधुनिकता केवल ये नहीं है कि आपने श्रृंगार या कर लिया, फैशन के फैशनेबल कपड़े पहन लिए या इस तरह से घूम लिए, वो आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता ये है कि आप बहस करते हैं, संवाद करते हैं और उसके पीछे कारणों के तह तक पहुंचते हैं और अपने आप को बदलने की उस रूप में कोशिश करते हैं, व्यवहार को बदलते हैं।
केवल ऊपरी बदलाव आधुनिकता नहीं है, आपके भीतरी बदलाव भी होनी चाहिए, ये यहां पर है। अब एक चीज जो इसमें जो अभी इन्होंने जिक्र कर दिया है, वापिस मैं उसको दोहरा देता हूं कि ये विद्या का जो वर्णन आया है इसमें, उनकी जो आगे चल करके इसका वर्णन आता है, अपन उसके आगे करेंगे। लड़के जो शुरुआत में रहते हैं, उसके पड़ोस में रह रहे हैं, बरसाती उसमें रह रहे, कमरे में रह रहे हैं, तो आप देखिए शुरुआत लड़कों की कैसे होती है कि वो देखते हैं कि लड़के फुर्तियां कसते हैं, हालांकि वो अशिष्ट तो नहीं है। तो ये देखिए, ये प्री आधुनिक मेंटलिटी है। एक कहना चाहिए कि एक हमारे मतलब कि यदि हम आधुनिक नहीं है तो ये थोड़ा सा हर जो विशेष रूप से जो विपरीत सेक्स के प्रति जो लगा एक जो सहज आकर्षण होता है, तो हमें मतलब कि क्या है कि क्योंकि संपर्क तो है नहीं, बातचीत है नहीं, संवाद है नहीं, तो हम ये जनरली बच्चों की आदत है कि फुर्तियां कसने की, आप हाँ अट्रैक्ट करने के लिए। और आप उस तनु ने भी स्वाद को स्वीकार किया है कि उसको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर उसके प्रति उसका लगाव है। देखिए कितनी उसकी मतलब कि मनोविज्ञान को मतलब कि पकड़ने की कोशिश की है कि वो फुर्तियां उसको भाती तो नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी उसको आकर्षित लगती है कि भाई फुर्तियां लगता है कि हाँ कोई उसे कमेंट करे, जिससे उसको पता लगता है उसको होने का भान होता है कि मैं अब वास्तव में क्या मैं हूँ, मेरा भी वजूद है। तो छोटी सी बात को भी यहाँ पर जो उकेरा गया है मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कहती है कि एक अनाम सी बेचैनी भीतर भीतर कसमस आती है, और वो वहां पर एक्चुअल में उस भक्तियों को सुनने की कोशिश करती है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखिए हमारी पुरानी मानसिकता तो रोकती है संपर्क और संवाद से, लेकिन यदि हम आधुनिकता में जीते हैं तो हम संपर्क, इसीलिए उसकी मम्मी जो है जब वो शिकायत करते हैं कि बच्चे आ गए हैं और ये भक्तियां कसते रहते हैं, तो मतलब क्या है कि अच्छा मोहल्ले के लोग तो और भी है उन भक्तियों बच्चों को सुनते हैं तो उनको लगता है कि बच्चों के दांत तोड़ देने चाहिए, इनको इतना पिटाई करते कुछ नहीं है वो, लेकिन जो एक आदत में आता है ना कि ये फालतू में ये है, सब नालायक है, बिगड़े हुए हैं, बदमाश है, इस तरह की जो बिल्कुल आधुनिकता में नहीं है, जो आधुनिकता के बारे में टच में नहीं है, उनके तो ये है। और इधर इसको लगता है कि भाई ये बच्चों को कुछ समझाए, फिर भी की जात वो अपनी माँ से बात कहती है और बच्चों के बारे में कहती है, तो उसको लगता है कि देखिए कुछ ना कुछ होगा। उसकी मम्मी वहां पहुंच जाती है, वहां पर उनके बीच में घंटे 2 घंटे तक वहां बैठती है, तो उसको डर लगता है पता नहीं आज ना कुछ ना कुछ होके रहेगा। और बच्चों को भी डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अब तक तो उन्होंने कहा हम दांत तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे, वास्तव में आज तो कुछ होके रहेगा। लेकिन मम्मी यहाँ बताते एक आधुनिक सोच वाली है और बिल्कुल अलग से है, तो पता लगता है कि मम्मी तो उनको न्योता दे के आ गई है कि अब जो है तुम्हारी जो है दोस्ती करवा देते हैं। तो अब यहाँ से आप देखिए बिल्कुल एक मैंने अपने पोस्ट में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि आधुनिकता हमारे जीवन में जब आती है और हम आधुनिकता को जब सैद्धांतिक रूप से विचार विमर्श तो करते ही हैं, लेकिन जब व्यवहार में आती है तो एक आगे बताया कि आखिर उस आधुनिकता का आप स्वागत व्यवहार में आप कैसे करेंगे। सवाल ये जो नहीं कर पाते हैं है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि इस कहानी में एक रास्ता बताया है कि आप उससे संपर्क करके वार्तालाप करके अपने यहाँ मतलब कि मिलजुल करके ही आप उसको मतलब क्या है कि कर सकती, आप उसको दूरी बनाए रखेंगे, किसी चीज की दूरी बनाए कर रखेंगे और सैद्धांतिक रूप से अपनी बातें करेंगे, तो वो आधुनिकता हमारे जीवन में नहीं आती है, जिसकी हम तारीफ तो करते हैं सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हमसे दूर रहना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज हो, हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके रास्ता बनाए, और रास्ता बनाने के लिए उन्हें एक मध्यम मार्ग सुझाया है कि आप संपर्क करें, वार्तालाप करें, संवाद करें, मेलजोल करें, तो नेचुरली आपको पता लगेगा, हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उस आधुनिकता का क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। कुछ तो हमारे अपनी कहना चाहिए कि अपने आकलन होते हैं, लेकिन कुछ जो है आप जब व्यवहार में आते हैं तो हमें पता लगता है किस किस तरह की उससे हमारे सामने मुश्किलें पैदा हो सकती है, या जिन बातों को हम सैद्धांतिक रूप से तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगेगा कि वास्तव में किस सीमा तक हम उसको अपना सकते हैं, किस सीमा तक हम उसको समेट सकते हैं। ये सारी चीजें तभी आएगी जब आप उसको व्यवहारिक रूप में उसको स्वागत करेंगे। तो ये भी इस कहानी में जो चीजें जो है ये आई है। अब ये बात आती है, आगे कहानी चलती है कि अब जो है भक्तियां कसना बंद हो गया है और घंटों तक बातें होती है, वहां पर वो जमकर बैठती है, खूब लड़के बात होती है, और एक कहना चाहिए कि उन लड़कों से एक अच्छी खासी मैत्री संबंध और दोस्ती संबंध होता है, और उनमें से एक के प्रति वो शेखर का नाम, जो तीसरा एक पात्र का नाम है, उनका आकर्षण होता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, आप देखिए,
और इसमें आगे बढ़ करके ये होता है कि उसको यदि जिस दिन मम्मी को पता लगता है कि जो शेखर है वो केवल मिलने यहाँ पे घंटों भर नहीं आता है, ये भी कभी कभी हो जाती है। मैं कहानी शॉर्ट कर रहा हूँ, पूरा लंबा बात है। तो इस बात को उसको किलमिला जाती है उसकी मम्मी के मन में कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वह इस बात के लिए डांटती है। पहले तो पर्चियों को लेकर डांटती है, तो पर्चियों लेके डांटने के बाद ये इस बात को डांटती है, और पर्चियों को लेकर डांटने के बाद भी उसको उसकी बेटी को लगता है कि अब ये भेद खुल जाने के बाद अब हमारा ये मेल खत्म हो जाएगा, मम्मी बिल्कुल आगे हो जाएगी। पर 3-4 दिन और साथ होने के बाद मम्मी वापिस सहज होती है। देखिए हमें आधुनिकता यानी कि जो नवीन ज्ञान है क्या क्या सिखाता है हमें, तो 3-4 दिन और सहज होने के बाद वो शेखर को और उनके दोस्तों को बुला के खाना खिलाती है वहां पर, है ना। उसके भीतर अंतर्द्वंद चलता है, द्वंद चलता है माँ के अंदर, और इसको कैसे आगे इसका सामना कैसे किया जाए, तो वो उसको पहले तो हम उनको बुला के दोस्ती कराते हैं, हाँ, और फिर हम ही कहते हैं कि आप अलग अलग हो जाओ। हाँ, तो वो लेकिन वो मामला इस तब आता है जब पर्चियों के लिए वो तब वो ये मामला उठता है। तो अब दूसरा मामला है कि वो केवल यही गपशप नहीं होता है, मुझे लगता है उसकी बेटी उसके कमरे तक भी जाती है, ये तो चेंज आ गया है। अब ये माँ को ये बात खटकती है और इस बात के लिए वो टोका टोकी करती है ना, रोकती है, और उसके मन में गुस्सा आता है कि अब माँ से लड़ने का वक्त आ गया है, और फिर घटना मोड़ लेती है और शेखर उसके दोस्तों को खाने पर मिल जाती है ना। तो आप देखिए कि इस कहानी ने केवल कहते हैं ना कि दर्पण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, बल्कि दिए के रूप में भी प्रस्तुत है कहानी। और इस दिए का मेरा मतलब है कि जो राह दिखाने वाला, दर्पण तो है कि जो चीजें हैं उसको बता रही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही है, पर दिए का मतलब है कि राह भी आपको बता रही है कि आपको नई चीजों से, आधुनिकता से टकराना आखिर एक रास्ता ये हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई यही रास्ता है केवल, लेकिन आपको एक मतलब कि एक राह बता रही है, मार्ग कर रही है कि हमें उससे केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं मतलब कि हमें टकराना है, बल्कि उससे टकराना भी है, उसको अपने में आत्मसात भी करना है, उसको उतरना भी है। और लेकिन इस कहानी में एक द्वंद और एक बना रहता है कि आखिर कुछ लोग या कुछ परिवार हो सकता है कि आधुनिकता में जी रहे हैं, उनके मन में भी डर रहता है पर्टिकुलर इस संवेदनशील विषय को लेकर के कि समाज इतना आधुनिक नहीं बना है ना, लोग इतने आधुनिक नहीं बने, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने व्यवहार से और अपने संपर्क से उसको आधुनिकता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप उसके खतरे क्योंकि जो लोग आधुनिक नहीं है तो नेचुरली उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, उन चीजों का हो सकता है। आपको ऊपरी सतही तौर पर तो वो आधुनिक दिखे, क्योंकि यहाँ पर इस परिवार में सतही तौर पर आधुनिक नहीं है, वो वास्तव में आधुनिक है। तभी इनके यहाँ रोज डिबेट चलता है बुद्धिजीवी जैसे, तो चलना चाहिए। बुद्धिजीवियों में जो हर चीज पर बातचीत चलनी चाहिए, गपशप चलती है, गोष्ठी चलती है। समाज में ये आम रिवाज नहीं है ये, इस बात को लेकर के इस परिवार में तो है। अब इस परिवार को उस समाज से टकराना है जहां पर आधुनिकता नहीं आई। जैसे कि हमने और देशों के बारे में, यूरोपियन देशों के बारे में जानते हैं कि वहां पर यदि शादी से पहले भी बच्चे हो जाते हैं तो वहां उसको समाज देखभाल करता है, सरकार की तरफ से परवरिश मिलती है। हमारे यहाँ तो पूरी परिवार की बदनामी हो जाएगी, सारा हो जाएगा। इतना हमारा समाज इतना आधुनिक नहीं बना है, फिर भी हमें आधुनिकता को साधना है। तो वास्तव में हमें बहुत संभल करके उसको मतलब क्या इनकार नहीं करना है, उसको अनदेखा नहीं करना है, लेकिन अपने तरीके से उसको साधते रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात मैं समझता हूँ। पूरी कहानी में इस तरीके से बिना उपदेश दिए हुए, आप देखिए कहीं भी लेखिका ने, रचनाकार ने कहीं उपदेश नहीं दिया है, कोई उपदेश नहीं दिया है। कहानी के प्रसंगों से ही उपदेश नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज आप बता रहे हैं तो उपदेश में नहीं, कहानी में बताएगा, और हर चीज को उन्होंने कहानी में बताया है। ये जो कहानी लिखते हैं उनके लिए भी सीखने की बात है। नहीं तो आप जनरली देखें कि लोग उपदेश देने लग जाते हैं, चाहे पात्रों के माध्यम से देवें, चाहे खुद के द्वारा देवें। मुझे बहुत अच्छी बात इस कहानी की ये भी लगी कि इसमें कहानी में कोई उपदेश अपनी तरफ से नहीं है, और अपनी तरफ से कोई उपदेश होता है तो वो कहानी में हस्तक्षेप होता है और उस कहानीपन को कमी कर देता है। मैं समझता हूँ जिन्होंने कहानी पढ़ी होगी, नॉन स्टॉप पूरी कहानी पढ़ी होगी, कभी मन में ये नहीं किया होगा कि भाई रख देते हैं, बोलिंग हो रही है। कोई भी कहानी उठा के पढ़ लीजिए, आप नॉन स्टॉप भी पढ़ेंगे। हाँ, मंदू भंडारी की वैसे ही विशेषता है, और ये इसलिए संवेदनशील विषय पर भी जो उपदेश न देते हुए जो कहानी लिखी है, यहाँ भी उन्होंने उस कहना चाहिए मंजी हुई लेखनी की कहानी है। नेचुरली पूरे शुरू से लेकर के अंत समय तक उन्होंने इस बात को लिखा है। अब ये जो मैंने बातें आपके सामने प्रस्तुत की है, जो मैंने समझा है, उसको मैंने फेसबुक पर बहुत संक्षेप में
बाद में बात हाँ, करना। ये भी अपनी बात कह रहे हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, बिल्कुल इसका भी कहना सही है, मैं बहुत ज्यादा भूल गया हूँ। अरे नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने- कई बार होता है ना, हमारी प्रिय चीज होती है तो हम 10 चीजें ज्यादा भी वो भी हो जाता है। नहीं, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से सब बिंदु बताया। और आपने वो किताब उठा के उसमें सारी चीजें आ गई उसमें। हाँ, लगभग। नहीं मैंने इसमें एक्चुअली में मार्किंग कर रखी है। अच्छा। हाँ अब मार्किंग कर रखी है, करते हैं तो बात करते हैं। मार्किंग वो सबको ही करनी चाहिए, अच्छा हाँ, पेंसिल से मार्किंग कर रखी है जगह जगह पर। नहीं कोई मैं कंटिन्यू करती हूँ। जैसे हाँ। उन्होंने लिखा कि समाज के बहुत हेल्दी इनका कन्वर्सेशन चलता है, सब कुछ होता है, घर बहुत मॉडिफिकेशन में है। जैसे कि आजकल पहले के जमाने में होता था डरा छुपा, बिल्कुल। ना आप मतलब बाहर कोई लड़का छेड़ भी रहा है तो नहीं बात कर पाते थे मम्मी से, अभी घर में आके सब कुछ बताती भी है, सब कुछ है, और घर में वैसे ही हेल्दी कन्वर्सेशन है। और इन्होंने ये भी बोला था ना अभी कि बाहर वालों को हमसे सीखना चाहिए, इस परिवार से सीखना चाहिए, बजाय कि वो परिवार के ऊपर कोई और हावी हो जाए। तो इसमें किसी न किसी तरह से वो हावी हो रहे, मतलब जो इनकी मम्मी कर रही हैं कि भाई नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है वो इस रिश्ते को, तो उनको यही तो डर है, यही तो आके गली मोहल्ले की 1-2 औरतें सिखा जाती हैं ना कि ऐसा हुआ, ऐसा देखा, उसको जाते देखा या आते देखा, तो वही हावी तो कैसे न कैसे भाव में हो ही रहे हैं ना। मतलब ये मॉडर्न परिवार होते ही जैसे ही वो यथार्थ में लाते हैं चीज़ को, वो तुरंत से वो समाज हावी हो ही रहा है अपने ऊपर, या तो आपको लेते हुए अपने बच्चे पे लेते हुए, जबकि उन्होंने खुद ने लव मैरिज करी है। तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना आधुनिकता को इतना इजी भी नहीं है, बहुत बिल्कुल इजी बहुत नहीं मुश्किल है। और वो भी स्पेशली अपने बच्चों के लिए, चाहे वो उनका ओवर प्रोटेक्टिव होना है, चाहे वो कुछ भी खुद लव मैरिज करने के बावजूद भी वो ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और जबकि उसने गलती, देखो वही मिसयूज की बात कि तनु ने भी मिसयूज की, जब उन्होंने दोस्त बना दिया था तो उसको अलग से उनके घर जाके कमरे में चुपके से जाने के लिए नहीं, लेकिन ये स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक है, वही हम क्योंकि कह रहे हैं। आप सार्वजनिक रूप से प्रेम की बात नहीं कर सकते। जब वो बात कर रही है अपने हाँ। मदर से तो उसने कभी डिस्क्राइब नहीं डिस्क्राइब नहीं हाँ। किया, तो वो डायरेक्टली बाहर से बताया गया उसने। रियली मिसयूज जरूर आप मिसयूज हो गया। जब उसने बैठी तो उसको कह देती माँ मुझे इसका अट्रैक्शन है शेखर का, तो वो ये बात जब उसको पता है मेरे घर में इतना हेल्दी कन्वर्सेशन होता है तो वो उसको हेल्दी वे में बता भी सकती थी, नहीं, और वो राधा ये भी बता सकती थी किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हो तो किसके यहाँ जा रही हो। किसके यहाँ जा रही है, उसने कभी उसने छुपा disclose के नहीं किया, उसने छुपा के किया, अपने कमरे में भी छुपा के ले गई, पढ़ाई के बहाने ले गई, और उनके कमरे में जाके वो तो उसको चिट से पता चलता है माँ को। तो वो मिसयूजेस जल्दी से आ जाते हैं बच्चे, आधुनिकता को मतलब छलांग लगा के बात कर लेते हैं। हम लोग बहुत जल्दी अपने ऊपर अपने बच्चे के लिए हम लोग बहुत ओवर प्रोटेक्टिव ओवर तो इसलिए, और शायद वो अगर खुल के करती तो वो एक्सेप्ट भी कर लेती उसकी मदद। तो इसका यही है संक्षिप्त में कि भाई आधुनिकता सिर्फ सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं हुए, हम भी पहले से पहनावे में सब चीजों में मॉडर्न हुए, बातों में। मैं कह रही हूँ पहले हमारे को यही नहीं पता होता था पीरियड्स में है तो अपने पिताजी के सामने जाना भी है या नहीं जाना, मतलब जबकि हम तो बहुत आगे वाली पीढ़ी से, बिल्कुल महिलाओं के साथ और भी समस्या रही है। अब तो ये हो गया कि लड़के भाई बहनों से पैड्स भी मंगा लेते हैं, सब हाँ। कुछ है। तो वो आधुनिकता का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये यूज है कि पहले तो चुप रहे हैं, पता तड़प रहे हैं तो भी हस्बैंड आने का या खुद किसी फ्रेंड के आने का वेट कर रहे थे कोई ऐसा आए। अब तो भाई है तो पिताजी हैं तो लिख के दे देंगे कि चलो पापा ये ला। तो आधुनिकता को मिसयूज इसने लड़की ने भी थोड़ा सा करा और माँ के लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत ईजी नहीं। वही है, जब इसमें घर में इतनी हेल्दी कन्वर्सेशन थी तो वो माँ से शेयर कर सकती थी कि मुझे ये लड़का मम्मी पसंद है और मैं इसके साथ ज्यादा दोस्ती करना चाहती हूँ, तो छुट्टी करने की इसको जरूरत नहीं थी। ये भी कहते ये कुछ चीजें आपके लिए छोड़ दी है, आप पार्टनर के लिए छोड़ दी है। तो मैं समझता हूँ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर लड़के ही नहीं लड़की भी बताती है कि भाई मैं यहाँ पर या इसके साथ शादी करने की इच्छुक हूँ। अब तो बताते ही है ना? वही तो आधुनिकता का मतलब। और जब घर में रोज हो रही है ऐसी कन्वर्सेशन, सब सेक्स पे भी बात कर रहे हैं, सब चीजों पे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें छुपाने की कहाँ जरूरत है? तो बोलो भाई। आजा आजा। तो मैडम का मैसेज आया था ना, आप भी बोलेंगे। आजा अंदर आजा। मेरे को लगता है कि हम हर रिश्ते में जजमेंटल होते हैं, तो केवल माँ बेटी का रिश्ता या ये सिर्फ उसका अट्रैक्शन था इसलिए नहीं। अगर हम देखें तो हमारे बच्चे हमसे फार फार बेटर है पढ़ाई लिखाई में, फिर भी हम जज नहीं करते उस समय को अपने, हम उनसे और बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारी मतलब ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है या उस तरीके का होता है।
तो वो जजमेंटल, जब उसने खुद भी शादी करी और जब वही करने उसकी बच्ची जा रही है तो वो अपना पिछला नहीं देख पा रही, उसको नहीं जज कर पा रही। तो हम लोग दूसरे को जज करना हमारे लिए आसान है बजाय खुद का अपना पास्ट एक बार चेक करना। वो किस हर एक रिलेशन में बहू आती है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उसे बहुत एक्सपर्टाइज हो खाना बनाने में या घर संभालने में, जबकि शायद हम लोग भी नहीं। हम भी 2-4 साल बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की होगी, सुबह जल्दी उठने में या बाकी चीज़ों में। तो मेरे को लगता है कि वो सारे रिश्तों में होता है कि हम दूसरे से के साथ जजमेंटल हो जाते हैं और अपना पास्ट कभी भी एक बार चेक नहीं करते। हो सकता है उसकी माँ ने भी जब अगेंस्ट गई है अपने फादर के तो बहुत सारी चीजें छुपाई होंगी। ऑब्वियसली वही तो बात हो रही है ना कि मैं खुद के लिए एक्सेप्ट इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। वो प्रेम विवाह की विरोधी नहीं है उसकी। बाद में बोला भी है कि तुम प्रेम विवाह ही करना, मैं कौन सा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली हूँ। वो हिडनली जो करा ना उसने वो अभी करा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। प्रेम विवाह तक पहुंची हिडनली होगी नहीं ना। करा, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। उसने हिडनली नहीं करा, उसने अपने बगावत करी पिताजी से। जजमेंटल जो हम दूसरे के साथ हो जाते हैं और अपने आप के साथ जजमेंटल हम कभी भी नहीं होते, चाहे पहनावे उड़ावे से हो या अपने व्यवहार को लेकर हो। हम कभी अपने आप को एनालाइज नहीं करते, बजाय दूसरों को एनालाइज करना हमारे लिए हमेशा इजी होता है। हाँ बिल्कुल सही है। वही है, अपने वो ठीक है एनालिसिस का, लेकिन ये है कि उसने प्रेम विवाह अपना छुपाया नहीं था। उसके पापा एक्सेप्ट नहीं करे थे, उसने बगावत की, वो बात है। आप बताएं। आपकी बेटी है? लेकिन जब हम बच्चों के साथ में डिस्कस विषय करते के हैं दो तो शब्द एक्सपेक्ट नहीं सामने कर सकते कि वो इस तरीके से नहीं बढ़े। आधुनिकता और प्राचीन और कोइंसिडेंस है कि इसको आज लेके आई हूँ मैं। छुट्टी में। नहीं, ये कल ही अजमेर से आई थी तो अभी मम्मी से मिलवाने ले जाना इसको, मैंने कहा आपको साथ चल रही इतना कर दिया तुमने कि मैं वापस आके इसको लेके जाऊँ। बट ये आती तो अस्त व्यस्तता फैला देती। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? इंजीनियरिंग कर रही है। कॉलेज में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। बी फर्स्ट ईयर। ठीक। बहुत अच्छी कहानी थी और जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ, त्रिशंकु नाम से जैसे हो जाता है कि त्रिशंकु मतलब अदर में लटका हुआ, तो उसकी जो माँ है तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मदर वो अपनी बेटी की सेफ्टी को लेके, उसकी फ्यूचर को लेके थोड़ी कॉन्शियस है। लेकिन क्योंकि वो खुद उसने प्रेम विवाह किया है तो वो उसको नकार भी नहीं रही है और वो प्रेम विवाह को स्वीकृति भी दे ही रही है कि हाँ तुम वो भी करोगी, तुम्हारी मर्जी से करोगी। लेकिन जैसे कि उसने उसकी उम्र बताई, रूटीन एज में उसकी बेटी, तो शायद उसका ये जजमेंट भी सही है कि अगर वो इस उम्र में शायद प्रेम की समझ भी नहीं होती, कच्ची उम्र होती है, तो वो धोखे में, प्रेम में, लस्ट में या जो वैसी चीजें होती है उसमें वो नहीं कर पाता इंसान, वो जल्दी आकर्षित हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन को भी वो प्रेम का नाम दे देता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, राइट। इसलिए शायद उसकी माँ थोड़ी कॉन्शियस है। प्लस उसकी माँ को क्योंकि अपना अनुभव है कि उसके पापा ने उनका विद्रोह किया था तो उसको मन में बताया कि उस तरीके से विद्रोह होता है, तो जैसे शस्त्र विद्रोह होता है उसका काट आसान होता है क्योंकि आपको दिखता है शत्रु की उसके हाथ में शस्त्र है तो आप उससे वार करेंगे, लेकिन जब शत्रु निहत्ता हो और वो प्रेम से वार्ता करे तो उसका काट बहुत मुश्किल होता है। और लेखिका इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि वो अपनी नई पीढ़ी से बात करी तो अगर उसने अपने पापा की लीक ही पकड़ी और उसी वे में विद्रोह किया तो जैसा कि उसने किया भी था शुरुआत में, तो उसकी जो बेटी है वो उसका प्रतिकार करने को तैयार भी हो गई कि मेरी मम्मी ने भी तो पापा से लड़ाई की थी, उन्होंने मैं भी कोई करूंगी जो नानू से उन्होंने किया, मैं उनको बताऊंगी उन्होंने नानू के साथ क्या किया। लेकिन जब फिर वो वापस पोलाइट हो जाती है तो फिर उसकी बेटी भी मतलब पसीज जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मम्मा ने तो नानू का जो है छोड़ दिया, अब तो मैं विद्रोह भी नहीं कर सकती। मम्मी से तो लड़ाई कर सकते हैं लेकिन मम्मी में छुपे नानू से कैसे लड़ाई करें? इसलिए नहीं, नानू से तो लड़ाई कर, नानू से तो नानू में छुपे मम्मी से लड़ाई। हाँ हाँ, लेकिन जो मम्मी बहुत कैसे केयर करती है। मम्मी में छुपे नानू। हाँ मतलब कभी नानू आ जाते हैं, कभी हाँ। मम्मी आ जाती हाँ, नानू दोनों। से लड़ना आसान है क्योंकि नानू तो विद्रोह का साक्षात रूप है ना, साक्षात लड़ाई रूप। करनी है हमको, वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं वो है। मान लिया है कि उससे आप लड़ाई कर सकते हैं, वो रूप ही वैसा है, शस्त्र विद्रोह एक तरह से। सशस्त्र विद्रोह है वो। वही वाली बात है ना, आप किसी को तमाचा मारने जाओ अपना गाल आगे कर देते और अब इस लड़ाई कैसे करें? आप हाथ नीचे कर लोगे अपना। दीदी, लेकिन अब वो गांधीवादी समझना नहीं होता, पेड़ी पड़ के नहीं बट अभी भी मुझे लगता है कि है, आप होली का रंग किसी को लगाने जाओ और कोई यूं खड़ा हो जाए आपके आगे, हाँ, आपको बहुत समर्पण कॉपी लगा करते हैं तो आपको लगाने में मजा यदि आप संवेदनशील है तो, अब यूं आप वो है तो अलग बात है, लेकिन संवेदनशील है तो लेकिन होली का सोचना रंग पड़ेगा। जब तक आप पकड़ के लगाओ नहीं ना तो प्रतिकार नहीं होता तो उसका आनंद नहीं है, लेकिन वो आनंद वाली बात है। और प्रतिकार नहीं हाँ, है तब जैसे तक आनंद नहीं है। बच्चों से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि ये सही भी है, शायद हम लोग अभी लोगों को अगर सप्रेस करना भी डबल विद्रोह करेंगे ये तय है,
हाँ। विद्रोह करेंगे, लेकिन वही वाली बात है ना, इन्हें नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बताऊं, जब अपन ये दोनों जने बोल रहे थे, मैं बताऊं बच्चों का, अब शायद ये हो सकता है ये नहीं बोल रही हो, मेरी बिटिया भी होती यही बोलती कि आप लोगों के यही होता है कि हम नहीं समझते हैं, सब कुछ समझने का ठेका आपने ले रखा है, ये होता तो ऐसा नहीं है। इसमें आप एक पॉइंट मिस कर, ये हमेशा है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अंतर होता है। पुरानी पीढ़ी हमेशा ये कहती है कि बच्चे नहीं समझ रहे। आपने इसमें एक पॉइंट बहुत बड़ा मिस किया है। हाँ। मैं सोच रहा था बिल्कुल कि बिल्कुल बोल, आप उसको पॉइंट आउट। एडोलसेंस का जो फेज आता है, हाँ। टीनेज, हाँ हार्मोनल चेंज को आप कैसे रोकेंगे? हार्मोनल चाहे मॉडर्न हो सकते हैं, हार्मोनल चेंज होता है ना, शरीर की स्वाभाविक गत जो होती है। तो उसने कहा कि इस मोहल्ले में मैं अकेली हूँ, अकेली होने के बाद उसके हम उम्र साथी आए, चाहे वो स्त्री हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। हार्मोनल चेंज का जो पीरियड होता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और वो विद्रोह लेकर ही आएगा। प्यूबर्टी वाला जो फेज है, चाहे कितने भी मॉडर्न फैमिली से वो बिलोंग करता है, वो विद्रोह ही लेकर आएगा। विद्रोह में ही सृजन होता है, सारा सृजन ही विद्रोह में छिपा हुआ है। तो इसमें क्या है कि 3 तरह की अप्रोच है कहानी में। एक इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी या व्यक्ति केंद्रित एक समाज कैसे हो सकता है, जो गिरेगा वो उठेगा भी, और जो उठेगा वो गिरेगा। हाँ, एक तरीका ये होगा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो होती है उसकी बात कही, और लालाओं से एक परंपरागत जो अप्रोच होती है वो कही गई। और प्यूबर्टी या एडोलेसेंस के द्वारा जो हार्मोनल चेंज में सोसाइटी को देखने का और किसी को चाहने का, सम और विषम की जो बात है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। तो 3 तल पर एक कहानी एक साथ चल रही है, और उसमें फिर परंपरा और सब तीनों तलों को, परंपरा और ये मॉडर्निटी से जोड़ा गया। तो आपको तीनों तलों को 3 आयाम बताए हैं लेखिका, अलग आयाम बताए नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इस कहानी में आप देखिए 3 आयाम को बताया है, बिल्कुल जो लाला वाला बताया जो बिल्कुल परंपरावादी है, वहाँ पर कोई विद्रोह करने कोई। और दूसरी बात, इसमें एक और प्रश्न खड़ा हो रहा है, प्रेम कर लिया, प्रेम करने के बाद जो हमारे जो समाज में जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, लोक पर्व है, तीज त्योहार है, उसका स्वरूप कितना हमको छोड़ना है, कितना अपनाना है। तो क्या पता प्रेम करना ही मॉडर्निटी की निशानी नहीं है। निरंतर बदलते जाना मॉडर्निटी की। मैं कहता हूँ वो प्रेम ना करके भी सामान्य शादी करती, अरेंज मैरिज ही करती, तो अभी मॉडर्न हो सकती। प्रेम करना मॉडर्निटी की निशानी तो कतई नहीं है, मैं इतना जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आधुनिकता में जब खुद ढल रहे हो आप, और जब दूसरा आप ही का बच्चा होता है, तब आप आधुनिकता भूल जाते हो, वो इमोशंस पे गाड़ी आ जाती है। प्रेम, क्योंकि क्या है कि कहानी कहाँ आपको चोट पहुंचा रही है, आपकी कंडीशन पर हथौड़ा मार। आपकी और हमारी यात्रा क्या है कि आप वेजिटेरियन हैं और मैं नॉन वेज खाता हूँ। मैं अभी यहाँ चिकन लेकर आ गया, आप तो मतलब मेरे पास बैठने को आग बबूला हो गए। तो ये कंडीशन की चोट है ना, लव होना ना होना, विद्रोह करना ना करना, ये सब वहीं से जुड़ा हुआ है। और प्यूबर्टी में तो विद्रोह अपने चरम पर होता है जब हार्मोनल चेंज होता है। डेंजरस नहीं होता, सृजन ही वहीं से पैदा होता है। डेंजरस इन द सेंस वो अब उसमें क्या है कि यूथ सुन ले, अब उसमें ये क्या है कि इसमें बताया है कि तनु का माँ से परस्पर एडेड टू टीन्स ना, 13 14 नहीं, अभी जो टीन होता था ना, 13 14 15, नहीं अब वो आ रहा है 9 10th में। अब उसमें फिर एक और चीज बताइए, इसमें भी बताइए कि आपको लग रहा होगा कि उसकी माँ का स्ट्रक्चर मॉडर्न है, जबकि मुझे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो कहते हैं कि पिक्चर तो मैं तुम्हारे साथ देखने का, वो हर जगह उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जबकि मॉडर्न होता ना, एक बार तुम मेरे साथ भी पिक्चर देखा और एक साथ उसके साथ भी पिक्चर देखा, ये परीक्षा है आपकी। आप वहाँ फेल हो रहे हैं, निरंतर फेल हो रहे हैं आप वहाँ। जैसे मैं कौन फेल हो रहे हैं? माँ फेल हो रही है। जैसे मैं घर में कभी बच्चों को नहीं पूछता हूँ कि तुम कौन सी क्लास में हो, तुमने क्या म्यूजिक सुना, सब लोग पूछ ही रहे तुम लोग कौन सी क्लास में हो। आप वो ब्रेक ही नहीं करना चाहते। कहानी से क्या होगा, कहानी तो छोड़ दीजिए उसको। कि तुम क्या आज नया देखा, क्या कौन सा गाना सुन रहे हो, आज रैपर कौन सा है, वो रैपर की बात करते करते वो बता देगा कि मेरा ये आज ये सॉल्यूशन मैथ्स में ये किया। आप उस लेवल पर तो जाइए कि आज वो लड़का मिला था तो वो मुझे अच्छा लगा। निरंतर वो
परंपरा में जकड़ी हुई स्त्री, निरंतर जकड़ी हुई है, वो चाह रही है, लेकिन जो नाना और उसके बीच में जो द्वंद है वो इतना हावी है कि जो ही मैं कह रहा हूँ कि प्रेम करना है मॉडर्न होने की कत्ते ही निशानी नहीं। का जामा पहना हुआ उसने। हाँ एग्जैक्टली, जामा पहना हुआ उसने। वो आधुनिक है ही नहीं, वो मॉडर्न है ही नहीं। और वही वाली बात, प्रेम विवाह एक्सेप्ट करना कोई आजकल बड़ी अब बात इसमें नहीं इसमें एक और कैरेक्टर बताया गया, पिता का पिता वो साइलेंट है। हो सकता है कि साइलेंट उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से साइलेंट हो सकता है, या समाज के ढांचे की वजह से वो तटस्थ होकर चीजों को देख रहा है, क्योंकि वो शतरंज खेलता है, पंजा लड़ाता है और पिता से उसके मित्रवत संबंध है। वो रिएक्शनरी नहीं है, वो ना सही बता रहा है ना उसको गलत बता रहा है। पिता का जो एंगल बताया गया तो वो रिएक्शनरी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो जैसे बदलते समाज में, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि बदलते समाज में मैं इस तरह से अपनी बात कहूँगा, लेकिन ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं आरोपित नहीं करूँगा। तो आरोपित या थोपने वाला पिता न होकर तटस्थ होकर चीज़ों को दूर से देख रहा है, तो तटस्थ होकर जो चीज़ों को दूर से देखता है वो धीरे धीरे पकता है या उसकी बात धीरे से समझ में आती है, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या होती है कि सही या गलत में आती। तो वो कह रही है कि मैं कुछ भी चीज़ बात करने के लिए माँ के पास तो जाती हूँ, लेकिन मोहल्ले में मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं और किसी से इन लोगों का संवाद नहीं। तो किसी से मित्र होना या प्रेम में होने की परिभाषा ही मुझे नहीं पता। ये लोग भी चर्चा करते हैं तो अपने स्तर पर अपने मित्रों के साथ करते हैं, मैं उस पर इन्वॉल्व थोड़ी हूँ। तो ये अपनी एक कूप मंडूक सोसाइटी में गोल गोल घूम के गोल मेज में बातें करते हैं, लेकिन बातें करने के अलावा या तो वो बताते हैं कि कभी ऐसे ही मेरे साथ वो घूमने चले गए, पार्क में चले गए या मूवी देखने चले गए या कहीं। तो ये मॉडर्निटी का एक आयाम होता है कि वो विस्तार बदल रहे हैं, वो आयाम नहीं है अभी। तो वो बताया कि वो द्वंद में घुसी हुई है बार बार। और अभी तक तो जो मोहल्ले में रहने वाली महिला थी जिससे प्रभावित नहीं थी, अब वो जाती है और कहती है, एक तो बड़ी फास्ट वाली एक बात आ जाती है, ये तो बड़ी फास्ट चल रही है, मुक्त रखो का नारा उन्होंने बुलंद किया था उन दंपति ने और उसमें से भी मां ने, और वो ये तो बड़ी फास्ट चल रही है। उसके बाद वो कहती है कि वो उसको वहां जाते हुए देखा गया, तो वो सारी बातें उसके प्रभावित कर रही है और उसका एक्शन वैसा नहीं है कि अब मैं उतना बताऊंगी तो उतने दायरे में ही तुमको मॉडर्न होना है। ये मुझे लग रहा है ऐसा आरोपित कर रही है बार बार। ये दायरा क्या होता है, ये मेरी समझ के बाद या तो आप हैं या नहीं है। एक बार उसको कह देते कि उन लोगों के साथ चलो तुम भी पार्क पे घूमा और अगले दिन हम फिल्म देखने चलेंगे, लेकिन कहीं भी उसका एक्शन नहीं और लेखिका ने ऐसा कोई एक्शन की तरफ बढ़ते हुए भी नहीं बताया उसको। तो वो तो प्रेम करने के बाद हो सकता है उस स्ट्रक्चर में ही वापस लौट आई, मुझे ऐसा लगा। पर ऐसा है कि देखिए, आधुनिकता कोई छलांग नहीं है। जो आप कहते हैं ना या तो आधुनिक है या नहीं, ऐसा नहीं है। आधुनिकता एक प्रोसेस है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी जो माँ है या उसके जो पेरेंट्स हैं वो आधुनिकता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने बकायदा दोस्ती करवाई, उन्होंने बकायदा वहां बुलवाया। इवन उन्होंने जब मोहल्ले वालों ने कहा कि भाई कौन है, तो उन्होंने बताया तन्नू के दोस्त हैं, वो सुनकर के चुप होते। ऐसा भी नहीं है, वो प्रोसेस है। वो ये मेरे ख्याल में कहानी का जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस तक वो बताया कि ये प्रोसेस तक यहाँ तक उसने अलाउ किया है। अब ये अलग बात है कि जिस प्रोसेस तक उन्होंने अलाउ किया, माँ ने अलाउ किया, और जैसा कि आप कह रही थी उस कहानी में आता है कि मैं तुमको प्रेम विवाह करने से रोकूंगी नहीं, मैं प्रेम तुम्हारा नहीं कर दूंगी, लेकिन एक प्रोटेक्शन तो है ही। बीइंग ए मदर एक प्रोटेक्शन है कि भाई ऐसा नहीं हो। नो डाउट जैसे जैसे समाज और बदलेगा, जैसे जैसे समय और बदलेगा, हो सकता है कि ये और कम हो जाए। जो आप बता रहे हैं कि अभी तक तो उन्होंने बात करने दिया है, अभी लोगों को बताया कि इसकी दोस्त है, हो सकता है कल उनको इजाजत भी दे दे, आप पिक्चर देख के आ जाइए, मुझे घूमने की इजाजत दे। लेकिन जो जिसके नहीं कर, हाँ मतलब एक प्रोसेस है ये। आप उसको यूं नहीं कि आधुनिक आप रातों रात आधुनिक नहीं बन जाते। आधुनिकता है क्या? आधुनिकता की परिभाषा सबकी अलग अलग है ना। उसके अलावा उसकी मम्मी का नहीं मतलब तो पापा से मतलब विद्रोह ही नहीं दिखाया उसको के साथ भी। उसको तभी तक मानना जब तक उसके मन की, वो अपने पापा की भी तभी तक मान रही थी जब तक उसके मन का। अगर वो लड़के लड़कियों की मिलन, अगर देखो उसके सारे एक्शन वही है कि मैंने दुनिया देखी है, मेरा अनुभव है। और जब व्यक्ति ऐसी बात कहता है ना तो वो ठहर गया है। नहीं, वो तो कह ही रही है, जजमेंटल काफी हो रही है। और अनुभव में भी ये भी है कि उसने पहले बोला है कि प्रेम विवाह किया और बाद में प्रेम जैसा कुछ नहीं है, घर में सिर्फ बहस हो रही है। वो इसलिए भी जजमेंटल है, अपने बच्चे को इससे भी प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसलिए शादी कैसी भी करे, बाद में यही सब रहना है।
हाँ। ये सब रहना नहीं है, मतलब कि प्रेम विवाह का भी ये कंक्लूजन हो सकता है कि ये प्रेम विवाह करने से हमेशा प्रेम ही नहीं आता है, प्रेम विवाह में भी ये चलता है। और हम लोग सोचते हैं माँ बाप ने कर दिया तो चल रहा है, ये चलना ही है। तो वैसे भी साथ रहने के जब नौते लकड़ी की डिमांड आती है तो प्रेम खिड़की से सरक जाता है। सारे पक्षों को, सारी चीजों को लेखिका ने रख दिया हमारे अब सामने। जो आप जो बात कह रहे हैं ना, उसके संदर्भ में एक छोटी सी बुनियादी जानकारी मैं देता हूँ। जो परंपरा होती है वो ट्रेडर होते थे ना एक समय, ट्रेडर से ट्रेडिशन शब्द चलन में आया। ट्रेडर जो होते हैं आदान प्रदान करते हैं और व्यापार करते हैं, विनिमय और अन्मय जो कहते हैं हम, तो ट्रेडर से परंपरा का चलन में आया। जो ट्रेड करते हैं वहां से होते, ट्रेडिंग तो ये है कि यहाँ से माल लिया वहाँ बेच दिया। हाँ, ट्रेडिंग तो ये है। ट्रेडर शब्द से ट्रेडिशन बना है। ट्रेडर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम ट्रांसफर करते हैं। हाँ, जिन चीजों को ये उसकी सैद्धांतिक पहलू की बात कर रहा हूँ। ट्रेडर से ट्रेडिशन की तरफ बढ़ा, और ट्रेडिशन की जो वो परंपरा होती है कि वो यथा स्थिति को बार बार आपको सही ठहराना। परंपरा यथा स्थिति मतलब जो चल रहा है वो सुंदर है और उसको बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो हिसाब से लेना, हिसाब को देना। हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ट्रांसफर किया, मुझे और उसके बाद हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे कि मॉडर्निटी कहाँ से है। मॉडर्निटी आती है आपके जो रेनेसा का पीरियड होता है 14वीं शताब्दी में। विश्व में जितनी भी अवधारणाएं आई है सब की शुरुआत वहीं से होती है। 14वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण काल जिसको कहा जाता है, पुनर्जागरण काल, वहाँ से एक ग्रीक शब्द था मॉडर्नियस, वहाँ से होते हुए मोडो से होते हुए मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़े। तो जितनी भी विश्व में जितनी भी अवधारणाएं आई है मॉडर्निटी से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक, वो सब 14वीं शताब्दी से शुरू होकर आज के समय तक आई। ये बुनियादी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों को देनी चाहिए कि आई कहाँ से, ट्रेडिशन शब्द एक आपने जो बात उठाई थी कि आखिर मॉडर्निटी है क्या, तो उसमें नहीं वो है क्या, उसमें जो तात्विक बात है नहीं, सबके अपने नहीं है, उसमें एक बात कॉमन है और वो है क्वेश्चनिंग। ये हमेशा मांग चलिए, जहाँ क्वेश्चनिंग नहीं है वहाँ अनंता नहीं है। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, आप उसके पीछे क्वेश्चन उठाया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि उसकी आपको औचित्य प्रतिपादन करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, क्वेश्चनिंग करना बिल्कुल। हेलो नहीं, जैसे अब कुछ दिन पहले का उदाहरण, घर पे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे, ठीक है। एक तो आपने कह दिया कि कहीं वीडियो देखा कि कोल्ड ड्रिंक में ये होता है, ये होता है, वो होता है, और बच्चे कोल्ड ड्रिंक महीने में एक बार पी रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि महीने में एक बार कोई भी चीज़ पीना नुकसान फायदा नहीं है। तो ये आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है चीज़ों को जानने की, तो वो सब चीज़ों में आप जोड़ सकते हैं, रिलेशन में जोड़ सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। और क्वेश्चनिंग जो कर रहे हैं ना, जो जितना क्वेश्चन करेगा हो सकता है उसका जो दायरा इतना विस्तृत हो जाएगा और उसके अंदर जो लचीलापन है ना, लचीलापन ज़्यादा आ जाएगा बनिस्बत और लोगों के बनिस्बत। जो जैसे लालाओं का उदाहरण उसने जो दिया है कि भाई जो रिजिडिटी आ जाती है कि भाई आपने पूर्वाग्रह और धारणाएं जो बांध ली है कि भाई हमारे समय में, और उन्होंने कहा कि भाई 25 में ही परिपक्व होकर आपको प्रेम करना चाहिए। एक तरह से आपने धारणा बना ली, एक तरह से बाल भी हो रहे थे उन्हीं टाइम। हाँ, एक तरह से हाँ। तो अगर आप प्रेम विवाह की बात करते हो कि 25 में तुम्हारा दिमाग परिपक्व है, और तुम बाल विवाह करते थे। और अब इसके सैद्धांतिक अलग पहलू पर हम आते हैं कि ये कहानी मॉडर्निस्ट होते हुए पोस्ट मॉडर्निज्म तक भी जाती है, उस पर नहीं आएंगे। नई कहानी एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, 55 से परिंदे, एक निर्मल वर्मा की कहानी है। हालांकि उस जरूरी नहीं है कि आप लोग उस ढांचे में चीज़ों को देखें, लेकिन एक नई कहानी आंदोलन हुआ था कि मध्य वर्ग के जो प्रश्न हैं जीवन जीने के, प्रेम करने के, काम करने के प्रश्न, उनको लेते हुए कुछ कहानीकारों ने कहानियाँ लिखना शुरू की थी। निर्मल वर्मा से होते हुए मनु भंडारी और जितने भी आसपास लेखक हैं, तो ये नई कहानी के कहानीकार हैं जिन्होंने मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर या मध्य वर्ग की जीवन शैली को लेकर अपनी बात अपनी कहानियों में कही है। उससे पहले प्रेमचंद और उसके आसपास का जीवन था, वो ग्रामीण या स्वतंत्रता संग्राम का हमारा भारत की कहानी अधिक थी, या नैतिक बोध जिसको कहते हैं कि मॉरलिटी होती है कि अच्छे नागरिक बनना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए, या हमको देश के प्रति कुछ करना चाहिए, इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी। और परिंदे कहानी शुरू होने के बाद जो आपके भीतर की जो है ना बेचैनी,
या अपने आप से कुछ सवाल कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, या मेरा इसके साथ रिलेशन है वो क्यों है, या मेरे हम पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, जो क्वेश्चनिंग वाली जो है ना मिडिल क्लास की, मध्य वर्ग की, वो क्वेश्चनिंग का ट्रेंड लेकर आए ये नई कहानी के द्वारा लेखक, जो भी नई कहानियों में हमारे यहाँ लेखक हुए हैं। तो ये सारी नई कहानी की देन है, और उस नई कहानी के ट्रेंड को आगे विस्तार दिया आगे के जो बाद के समय में जो लेखक आते हैं। तो ये कहानी संग्रह आया 78 में त्रिशंकु को, इसकी ऑफिशियल डेट है इसकी कहानी संग्रह बाहर आने की। तो हो सकता है कि 70 की शुरुआत के दशक में ये 71-72 में ये कहानी शायद लिखी गई हो, रफली कह रहा हूँ मैं। 78 में तो संग्रह ही बाहर निकल गया। तो वो जो मैं आपको कह रहा हूँ 55 से जो नई कहानी का जो पीरियड शुरू हुआ, और उसके बाद जितने भी मनो भंडारी के आसपास जो भी कहानीकार है, अभी राजेंद्र यादव का भी नाम लिया, वो उनको भी जोड़ लीजिए इसके अंदर, और भी उस समय लिख रहे थे। इन्होंने क्या फोकस किया कि महानगर में जो मिडिल क्लास परिवारों का या मिडिल क्लास यूथ का, युवा का या युवती का जीवन है, उसको हाईलाइट करते हुए अपनी 80% कहानियाँ लिखी हैं। और उसके आसपास और भी पैरेलल कहानी लिखने के मूवमेंट हुए, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ इस मूवमेंट पर ही केंद्रित रहेंगे कि इनका जो महानगरीय परिवेश में जो जीवन शैली है और रिश्तों की ऊहापोह है, मध्य वर्ग की छटपटाहट है, उसको लेकर इन्होंने कहानियाँ कही हैं। तो ये जो नई कहानी मूवमेंट में ये जो क्वेश्चनिंग वाली जो बात ये जो कह रहे हैं ना कि भाई कि वो मॉडर्निटी को समझने के लिए आप नई कहानी मूवमेंट को एक अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई हम और आप जैसे संवाद कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ना कोई सही है ना कोई गलत है। क्योंकि हो सकता है सही, हम सब अपने घर लौटने के बाद मेरे कुछ सवालों पर या मेरे कुछ विचार पर आप मंथन करेंगे, मैं आपके कुछ विचारों पर मंथन करूँगा। तो उन्होंने विचारों के मंथन करने की प्रक्रिया को अपनी कहानी के जरिए कहने का प्रयास किया। तो इसलिए ये हिंदी साहित्य में जितने साल का ये हिंदी कहानी का चलन हुआ, उसमें नई कहानी मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ है। इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब नहीं, और एक बात और है कि ये जो कहानी है ना, जैसे कि दो तरह की कहानी में चर्चा की जाती है। एक परिणति वाली कहानी होती है जो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचती है, और दूसरी होती है प्रक्रिया वाली कहानी जो अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, आपके सामने ओपन एंड। तो ये ओपन एंड वाली कहानी है, आपके पाठकों के सामने रख दिया है। अब आप कहें कि उसको ऐसा हो जाना चाहिए, ये एक हो सकता है। दूसरा है कि भाई क्वेश्चनिंग हो सकता है कि इसके कारण से अब माँ बेटी में क्वेश्चनिंग बढ़ेगी। वो आपको त्रिशंकु की अवस्था में छोड़ दिए या सोचिए। आप सोचिए। और अच्छा, समस्या बिल्कुल जटिल है, हम देखेंगे कि ऐसी समस्या तो आनी है और आ रही है, और मैं कहता हूँ अब तो घर घर में आ रही है ऐसी समस्या। जो मध्यम वर्ग के घर है, हर घर में लड़के हैं, लड़कियां हैं, और ये इस तरह की समस्या उनके सामने। मुझे लगता है ये समस्या अब नहीं आ रही है। मुझे लगता है ये समस्या राधा कृष्ण के समय भी थी, और प्रेम क्योंकि अनवरत। और मजे की बात यह है कि जिस पौराणिक आख्यान से ये शब्द आया है, वहां से समस्या शुरू हो जाती है ना। राजा सत्यव्रत की जो कथा है, अगर हम इसके पौराणिक संदर्भ में क्या होता है कि जैसे कि मैडम ने जो बात कही ना कि राधा कृष्ण से थी, वहां पर तो क्या है कि हम महिमा मंडित कर देते हैं कृष्ण को, राधा को। हम राधा कृष्ण हम आदमी है ना, तो वहां पर तो वो देख करके उस चीजों की हम बहुत तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसको महिमा मंडित करके ऐसा रूप दे देते हैं कि वो हमारे काम की बात नहीं जाती है। हमें तो अपने व्यवहार में जो है चीजें, जो हमारी समस्या आई है उसमें, तो ये परिणति वाली कहानी नहीं है, ये प्रक्रिया वाली कहानी है जो आपके सामने प्रश्न छोड़ देती है, आपके सामने ओपन एंड है, और आप इसके लिए सोचिए कि क्या क्या उसके अंजाम हो सकते हैं। सत्यव्रत की कथा पता होगी आपको, जो त्रिशंकु कहा गया। हाँ, वहीं से त्रिशंकु शब्द आया। विश्वामित्र बिल्कुल ने जो यज्ञ किया था, दिया था, वो 100 शरीर वशिष्ठ के श्राप दिया था, उसके बाद उसका शरीर वैसा कुरूप हो गया था। उसने कहा तुझे ऐसा ही भेजूंगा। हाँ, पता नहीं हमारे ये जितने भी सो महात्मा मुनि सिद्ध पुरुष होते थे, कहते हैं कि सिद्ध पुरुष तो वही है, पता नहीं कैसे इनके वो श्राप धरे रहते थे, इनके मुंह पर जरा सा कुछ हुआ नहीं, धर से श्राप है इतना कैसे गुस्सा रखा रहता था। महात्मा क्या जो गंदे शब्द बोले और श्राप दे, वो महात्मा ही जो चीज और है कि मेरे को लगता है हमारी सबकी लाइफ से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं कहानी। क्योंकि बच्चा जब हमारा 8 या 9 दिन का भी होता है, हम उसे मंदिर में मूर्तियों के पास सिर झुकवाते हैं, और वही बच्चा अगर सन्यासी बनने चलता है या वो सोचता भी है या उस तरफ बढ़ना भी शुरू हो जाता है,
तो सबसे पहले माँ बाप ही उसे हटाते हैं उस जगह से। तो शुरुआत तो हम ही कराते हैं, वो तो 8 दिन का या 10 दिन का बच्चा ले जा पहले वो बाद में, हाँ वही कह रही हूँ, बाद में लास्ट में पूछना है। हाँ, वो मैंने इस पर नहीं, एक ये पोस्ट डॉमिनेटिंग लिखी थी, नहीं है। 3 दिन पहले लिखी थी, मैं सुना देता हूँ। आपने तो वो लिखा, मैंने पोस्ट लिख दी थी। कहानी की शुरुआत आधुनिकता की बात से होती है। यह स्पष्ट है कि खान पान और फैशन से सजना संवरना आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता में प्रस्तुत विषय पर, कोई विषय पर तार्किक बहस करना आता है। इसे कहा जाता है कि आस्था से विवेक की ओर अग्रसर होना। आधुनिकता की बहस में विवाह संस्था और प्यार सबसे प्रमुख विषय है। कथावाचक तनु कहती है कि पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था और उसने होश संभालने के बाद पापा मम्मी के बीच प्रेम करते नहीं, बहस करते ही देखा है। इस प्रेम विवाह में मम्मी जिस बात का जिक्र बड़े गर्व से करती है, उसने कैसे उसके नाना से मोर्चा लिया था। इस पृष्ठभूमि के साथ कहानी आगे बढ़ती है कि कथावाचक के घर के सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। वहां कुछ विद्यार्थी आकर रहते हैं, पढ़ते हैं और उनकी नजर से गुजरती लड़कियों पर पत्तियां कसते हैं। उसकी शिकायत पर उन्हें डांटने फटकारने के बजाय मम्मी उन्हें चाय पर बुलाती है। इसके बाद लड़कों का व्यवहार बदल जाता है और आपस में मेलजोल बढ़ता है। कथावाचक तनु और शेखर के बीच बात मोहल्ले तक पहुंचती है। तनु की मम्मी शेखर की पर्चियों को लेकर तनु को डांटती है कि आजादी का यह मतलब नहीं है कि उसका वह नाजायज फायदा उठाए, लेकिन उसके बाद मम्मी शेखर को खाना भी खिलाती है। मम्मी शेखर के प्रति नरम और उदार है, किंतु तनु के प्रति आलोचनात्मक। शेखर और उसके दोस्त पिक्चर देखने जाते हैं तो तनु उसके साथ जाने की बात कहती है, लेकिन मम्मी अपने साथ जाने का प्रस्ताव रखती है। इस पर मम्मी के समझाने पर तनु का तर्क होता है कि जो चलेगा वह गिरेगा और जो गिरेगा वह खुद ही उठेगा भी। इसके बाद शाम को मम्मी शेखर और उसके दोस्तों को घर पर बुलाया और खाना खिलाया। एक दिन मम्मी तनु से इस बारे में मना करती है कि वह शेखर के कमरे पर नहीं जाएगी। जब वह यहाँ आ जाता है और वार्तालाप हो जाता है, तब वहां उसे नहीं जाना है। तनु सोचती है कि अब उसे मम्मी से मोर्चा लेना होगा, जैसा कि मम्मी ने उसके नाना से लिया था। लेकिन मम्मी फिर शेखर और उसके दोस्तों को खाने पर बुलाती है। अब तनु तटस्थ होकर सोचती है कि नाना से मोर्चा लेना आसान था, वह सिर्फ नाना थे, जबकि मम्मी से नहीं, क्योंकि वह एक पर नाना होती है और एक पर माँ, एक पर गुस्से में होती है और एक पर बड़े स्नेह से। इस तरह से हथियार डाल देती है। उसको लगता है कि मम्मी से बढ़कर तो मेरे लिए कोई नहीं है। ये कहानी बिना किसी एंड के, बिना किसी निष्कर्ष के हमारे सामने। वैसे उसने कहा भी है तनु ने कि उसकी मम्मी उसकी अच्छी फ्रेंड भी रही है। हाँ, मतलब उसकी मम्मी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग वो उसको प्यार क्या है कि दोस्ताना भी है। अब आप इसका समापन कर दीजिए, फिर हम दूसरी बातें करें। आपको और कोई बात कहनी है? हाँ नहीं, मैं एक सेंटेंस था ना कि गिरेंगे फिर उठेंगे, ये है ना। हाँ। और वो है ना कि कहीं गिर के उठे तब तक देर ना हो जाए। इसकी बात है अब ये तो देखिए, ये पुरानी पीढ़ी को एक बात हमेशा मांगनी चाहिए कि पुरानी पीढ़ी को हमेशा लगा रहता है कि जितना वो दुनिया को समझते हैं, जितना जानते हैं, जितना उनका आकलन है, नई पीढ़ी का उतना आकलन नहीं तो है। इसमें समझते नहीं है, ऐसा होता ही है। नहीं, अपन ये नहीं कह सकते, ये ऐसा अपन नहीं कह सकते। देखो नहीं, अपन ये नहीं कह सकते। जब हम अपने पुराने लोगों को कहा सुनना करते थे ना कि तो अनुभव की कमी है, तो आज हम शायद 60 के होने वाले, तो हम ये समझ रहे हैं कि आज जो मेरा 30 साल का बेटा है, अगर वो किसी चीज को देख रहा है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो नई पीढ़ी का है, उसने बहुत पढ़ा है और मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी जो चीजें अनुभव से आती है ना, 25 साल जो आप कह रहे हैं ना, एक प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस से ही आती है चीजें। उस प्रोसेस का नाम शायद अनुभव होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आज के जमाने में अगर इसे हम इसमें एक connect कोट करें- मुझे याद आ गया, मैच्योरिटी डजंट कम्स विद एज, इट कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। 60 में भी नहीं आती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन हर जगह होती है, हाँ। 60 में भी नहीं आती। पर जो एक अनुभव शब्द है ना, वो किसी चिड़िया कौवे का नाम नहीं है, एक है, प्रोसेस है। वो ठीक है, नहीं, लेकिन अनुभव नहीं आती है। अगर आप पारंपरिक ढांचे को अनुभव ग्रहण करना कहेंगे तो हाँ, मैं एक जनरल बात हाँ, कर रही हूँ, मैं- नॉर्मल चीज की बात कर रही हाँ। हूँ। मैं यहाँ पार्ट और एक अनुभव के जो बारे आप में- कह रहे हैं ना, एक एज से आती है, लेकिन अनुभव में एज भी एक्सपोजर आपको किस तरह का मिला है, हाँ। डिफरेंट एक्सपोजर हुआ है, ये तो हम मान सकते हैं। पर हम ये हमेशा नहीं मान सकते कि पुरानी पीढ़ी का डिफरेंट एक्सपोजर हुआ है और वो काफी अनुभवी है।
अब इस बात की मैं गारंटेड नहीं कर जैसे सकता। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने कहा पुरानी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा पता है, फिर हम उनके मित्रों के, उनके समूह के बारे में पड़ताल करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। वो कहते थे कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ ही उठते बैठते थे, और कोई कहता था कि मैं तो किसी के साथ भी उठता बैठता था। तो वही व्यक्ति का अनुभव, हाँ। और वही व्यक्ति की ट्रेनिंग है, हाँ। कि एक किताब से जो नहीं सीखता व्यक्ति 10 बातें ज़्यादा वैसे सीखता। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं किताब कम पढ़ती किसी हूँ। को जनरल कि इस व्यक्ति का अनुभव है और इस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, वो बात नहीं, पर जनरल है। दीदी आज जनरल के है, टाइम लेकिन में- अपन को भी छोड़ा आज ही के है ना। टाइम में अगर हम इसे देखें तो ये जेंडर फैक्टर भी है। हाँ। ये फादर बड़े आसानी से अपने 12 साल के या 14 साल के बेटे को भी बोल सकता है, यार कोई हो तो बताइए, और बेटी के केस में ना माँ बोल सकती ना बेटा बाप बोल सकता। ये जेंडर फैक्टर भी है। जेंडर फैक्ट तो यार वो चला ही आ रहा है, वो अभी आप खत्म नहीं हुआ। आप जेंडर हो वाला गया फिर यार। भी आप है ये यार, अभी भी नहीं खूब लोग है। पूछते बेटियों से, बेटे से बहुत आसानी से 12-14 साल के बच्चे से पूछते हैं लोग। या फिर मामा, वो- रिश्तेदार, अब क्या, जो भी कोई मिलेगा। घर में बैठा रहेगा क्या, मिलेगा नहीं क्या, बड़ा हो गया है, लड़कियों से मिलेगा नहीं क्या। लेकिन लड़की के बारे में तो ये बाप बिल्कुल। सोच भी नहीं हाँ। सकता है कि किसी से मिलेगी जुलेगी नहीं क्या, घर में थोड़ी नहीं, पर आप देखिए कि जब माँ बाप जब लड़कों को छूट देते हैं तो जानते हैं आखिर वो भी तो लड़की से ही मिलेगा ना। तो ऐसी कैसी लड़की होगी तभी होगा ना बात। मतलब आप देखिए कि आप स्वयं कितनी गलती पर हैं कि आप लड़कों को छूट दे रहे हैं कि लड़की से वो करेगा। मतलब वो लड़की वैसी होगी ना जिससे वो उससे बात कर सकता यही तो है, है। क्योंकि वैसी लड़की नहीं होगी तो ये आपकी जो हम अनुभव का अभी गुणगान कर रहे थे और अपने आप पुरानी पीढ़ी को बहुत बड़ा मान रहे थे, यहाँ पर गलती पर खुद गलती पर है। कोई इंसान के दो चेहरे हैं ना। जिस चीज के लिए पिंक में इस बहुत अच्छे से हाँ। दिखाया है। पिंक मतलब सबको इतनी पसंद क्यों आई, हाँ। मतलब हर इंसान उसको केवल देखता आदमी और देखती रहती है उसको। एक यही अनंत तो करके इंसान वेब के दो सीरीज है। चेहरे हाँ, बिल्कुल। अनंत या वेब फिर वो सीरीज बेटे में का भी बाप है या यही वो बेटी का बाप है। नहीं, लेकिन वो जो छूट दे रहा है उसको, वो लड़के को लड़की तो वैसे ही मिलेगी जब उसको छूट मिलेगी, नहीं तो लड़की में वैसे मिल नहीं सकती है। तो हम लड़कों को तो छूट दे रहे हैं कि भाई ये हाँ तू बता भाई क्या है, हाँ तू बता, लेकिन वो लड़की कौन सी होगी फिर? लड़की को तो हमारे मन में वो है ही नहीं। ये इंडिया में तो सर ये लड़कों को और लड़कियों को पालन पोषण का क्यों लड़के कुंठित रहते हैं, क्योंकि बचपन से रोना बॉय है तो लड़का है तो रोएगा क्या, तो वो अपनी भावनाएं दबा दबा के वो मन में इतना एग्रेसिव और इतना कुंठित हो जाता है, तो बड़ा के वो वही बनता है। अब लड़कियां तो क्या जरा सी बात जोर से भी बोलती है पापा नहीं तो रो गई। तो जैसा उन हौसले पे टोका जाता है, वैसे बात तो हौसले वही पे है। टोका जाता है ना, तो जोर से हर बोलना लेवल तो पे बचपन है। से है, बचपन से है, चाहे बैठना पढ़ाई से उठना लेकर भाई बचपन जहाँ से है। लड़की को खिलौने में चुका ये किचन सेट देते हैं, लड़के को मोटर और बाइक देते हैं, तो अंदर तो वहीं से वही शुरू हो जाता है ना। शुरुआत ही करते हैं ना, पर गलत ही करते हैं ना। ये लड़की है तो पिंक लाए हैं, लड़का है तो ब्लू लाए हैं। वो तो चलो कलर की चॉइस है, लेकिन टॉयज की भी क्यों है चॉइस। कलर की चॉइस भी? ये तो भेद तो बच्चों में कर देते हैं, चुनने में भी हमने भेदभाव तो वहीं कर दिया ना। अगर लड़की हमें कहती है कि कोई ऐसा जो मतलब स्ट्रीम चुनना है जो लीग से हट करे, तो हम इजीली हाँ नहीं कर पाते। लेकिन इजीली नहीं कर पाते लगता है, लेकिन आजकल नहीं है। अब तो लड़कियां कहाँ मतलब ये कि ऐसे बस धीरे एक वर्ग धीरे की स्वीकार हम कर रहे नहीं हैं। सर, देखिए पायलट बन गई लड़कियां, एरोस्टेस अब बन गई, बन क्या गई, नहीं बनी? ये वो भी बस exception है। बहुत exception। चुनिंदा है, वो आम नहीं हुआ। आम नहीं हुआ। आम से कैसे नहीं हुआ यार? यहाँ पर भी आप देख लो, विष्णुइयों में कितनी मैं पुलिस में दिखा रही हूँ, यूं तो विष्णु इतनी कटर जाता है कि आपको बिल्कुल मतलब लड़कियों वैसे डकी डकाई से सेंस के इतने मॉडर्न नहीं है। अच्छा, आपने ये मनु भंडारी की और भी कोई कहानी पढ़ी इस इसमें किताब से? में? हाँ, कौन सी है इसमें release? स्त्री आप उसके लेखन शैली पर कंक्लूडिंग में कुछ बात कहना चाहेंगे? उसके बाद अपन समाप्त करते हैं इनकी लेखन शैली। अगर आपको दिमाग में विचार में आ रहा हो कि भाई इनकी कहानियों को पढ़ के ऐसा लगता हो। देखो, मनु भंडारी की जितनी भी कहानियां जो एक्चुअली में पहले मैंने शायद एक बार चर्चा की थी कि मनु भंडारी की मैं दो कहानी पर एक मैंने मेरे को आज से काफी साल पहले मुझे 23 प्रेम कहानियां पढ़ने को दी गई थी, तो अंत में मैंने उस पर 2 प्रेम कहानियों को चुना कि इसमें और मार्किंग करने के लिए कहा गया था 1 2 3 4 मार्किंग और करना है। मैं वो जो आपने शिल्प और उसकी बात कही तो बताता हूँ। तो अंत में 2 कहानियां बची। अब मेरे सामने बड़ा द्वंद था कि इन दोनों में बेटर, मैं कहानी का नाम सुना देता हूँ आपको। मैं मोहन राकेश की अपरिचित और मनु भंडारी की यही सच है ना। अब मैं सोच रहा था कि इसमें से बेटर कहानी कौन सी है, आखिर मार्किंग मुझे करनी थी।
तो नेचुरली बहुत ही 3 दिन तक मैं दोनों कहानियों पर लगातार पढ़ता रहा, परंतु मेरा फैसला मनु भंडारी के पक्ष में गया कि ये कहानी शिल्प के मामले में मैं समझता हूँ कि मनु भंडारी बहुत ही सशक्त शिल्पी है। शिल्प में तो मतलब कि राजेंद्र यादव से 20 ही नहीं, उनको 21, मैं राजेंद्र यादव का बार-बार इसलिए नाम लेता हूँ कि वो भी बहुत बड़े समर्थ कहानीकार रहे हैं, मतलब लेकिन शिल्प में तो 20 ही नहीं 21 पड़ती है, इतनी जबरदस्त मतलब सहज ज्यादा है। और उनकी हाँ। डायरेक्ट पाठकों से टच वो होती है, प्रवाह जो आप डायरेक्ट, प्रवाह चलती हाँ, है डायरेक्ट। वो बड़ा जबरदस्त है। और पारिवारिक और वैज्ञानिक आज हाँ। जैसे हम हैं पांचों, उससे ना कहानी से ना कनेक्टिविटी कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे अपने आप को, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ इनकी कहानियां बड़ी परंपरावादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो और जो छलांग लगाने वाली कहानियां यदि आप देखेंगे राजेंद्र यादव के पास ज्यादा है, शिल्प भले उनमें कमजोर हो सकता है लेकिन छलांग लगाने तो मनु भंडारी वही वाली बात है। जहां तक मैं समझता हूँ कि एक तो शिल्प बहुत शानदार रहता है इनका, आप इनकी कहानी की बुनावट में कहीं ऐसा आप उन्हें लगता है कि कहानी कनेक्ट नहीं कर रही है, हाँ, या कोई ऐसी घटना का उल्लेख ऐसा नहीं करती है कि वो अनावश्यक हो गया हो। हाँ, जैसे इसमें भी एक दिदिया का उल्लेख हुआ है, वो भी बिल्कुल आवश्यक रूप से हुआ है, आप देखें तो मतलब बिल्कुल कहानी को जोड़ती है ना। तो हर चीजों को जो कह रही है उन चीजों को कनेक्ट करती है। इतनी तो मंदी हुई कुशल मतलब की कथाकार है शिल्प के मामले में वास्तव में, मतलब की और कहीं भी आपको कहानीपन में या इसकी रोचकता में कमी नहीं लाया। चाहे वन उसकी बिल्कुल हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी 8वीं 9वीं में या 10वीं पढ़ी होगी, सियानी बुआ इसकी कहानी थी शायद, हाँ, इसमें है सियानी बुआ, है ना, सियानी बुआ कहानी आप देखिएगा बिल्कुल कहानी का मतलब बिल्कुल पलक बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कहानी चलती है आप बिल्कुल अंत समय तक आप कहानी को पढ़ते हैं मतलब। तो इसमें मनु भंडारी की ये विशेषता तो कूट के भरी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो 3 बड़े लेखिकाएं हैं हमारे मनु भंडारी के सामने में, तो मनु भंडारी, दूसरी कौन है वो ये इसकी चर्चा पर कर चुके हैं, उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा, और एक ये नहीं एक शिवानी नहीं, शिवानी थोड़ा सा हल्के में आती है। हाँ ये है ना, ये पंजाबी जो है कृष्णा सोप्ती, आप मतलब कि मनु भंडारी के मतलब कि आप कृष्णा सोप्ती का अपना एक हिसाब है मतलब, लेकिन आप देखें कि उषा प्रेमवदा जो कहानी थी आपने पढ़ी हो, वापसी में थी ना कहानी, कभी चर्चा करेंगे। हाँ, तो उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी है और उसने उपन्यास भी लिखे हैं। तो निश्चित रूप से मनु भंडारी बहुत ही इस मामले में बहुत सशक्त और शिल्प में मतलब पारंगत, और इसी कारण से आप देखें कि इन्होंने विभिन्न फिल्मों के पटकथाएं भी लिखी है मतलब, और पटकथाएं वही लिख सकता है जिसकी शिल्प बहुत मजबूत होती है। बहुत कम लेखक अपने यहाँ पटकथा लिखने में गए हैं, मतलब उसमें से वन ऑफ देम कमलेश्वर भी थे, और ये पटकथा लिखने में और भी रहे मैं नाम और भूल रहा हूँ लेखकों का जो पटकथा लिखा है। तो आप देखें कि इसमें जो आपने शिल्प की बात कही और ये बात कही है, मनु भंडारी अप्रतिम है, मतलब बेजोड़ कहानीकार है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।